नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। जैव भूगोल की आज हम क्लास में देखेंगे वातावरणीय कारक को। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप जो है हमें जो है इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। ठीक है, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको जो है इसमें पीडीएफ जो है पूरी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल की। साथ ही में जो है इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जाएंगी। ठीक है, जिससे आपके जो है आंसर राइटिंग स्किल जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वातावरणीय कारक। ठीक है, तो वातावरणीय कारक होता क्या, पहले हम ये समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वातावरणीय कारक क्या होते हैं, ऐसे कारक जो जीव और जंतुओं के विकास के किसी भी चरण पर जो है प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो वही लिखा यहाँ पर है, वह सभी कारक जो जीव जंतुओं के, चाहे उसमें आप पादप समुदाय को भी ले सकते हैं और जंतु समुदाय को भी ले सकते हैं, यानी कि जिसमें जान है। ठीक है, तो वह सभी कारक जो जीव जंतुओं के विकास के किसी भी चरण पर, कोई भी चरण यानी कि उनके जीवन काल के कोई भी चरण पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, वातावरणीय कारक कहलाते हैं। ऐसे कारकों को क्या कहा जाता है, वातावरणीय कारक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें मुख्यतः जो है 4 वर्गों में जो है दर्शाया जा सकता है। तो इन्हें जो है मुख्य रूप से 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या आपका हो जाएगा, जलवायु कारक। ठीक है, दूसरा है आपका उच्चावच, तीसरा है मृदा और चौथा है क्या आपका जैविक कारक। ठीक है, तो हम मोटे मोटे रूपों में वातावरणीय कारक को जो है 4 कारकों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर बाद में इनके भी उपभाग करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यह सभी जो कारक होते हैं, ठीक है, जो जलवायु हो गया, उच्चावच हो गया, मृदा हो गई, जैविक कारक हो गए, तो ये आपस में भी जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो कारक होते हैं ये आपस में भी जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित होते भी हैं। तो वही लिखा हुआ है, यह सभी कारक एक दूसरे से गहन रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जुड़े होते हैं ये। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम, तो उच्चावच हो गया यानी कि रिलीफ, इंग्लिश में बोलते क्या है, रिलीफ, तथा जलवायु। ठीक है, 2 चीजें ये उच्चावच और जलवायु जो होती हैं वो क्या करती हैं, मृदा निर्माण के को क्या करेंगे, प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जब सॉइल फॉर्मेशन देखा का टॉपिक को हमने समझा था, यानी कि मृदा का निर्माण, तो वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने देखा था कि जो मृदा का निर्माण होता है उसमें जो उच्चावच और जलवायु की भी क्या होती है, भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे देखें कि मृदा के निर्माण के लिए 5 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं और वो कौन कौन से हैं, वहाँ जाकर के आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, ये जो है उच्चावच और जलवायु जो होती है मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जलवायु जो होती है, जलवायु एवं मृदा। ठीक है, और जलवायु और जो मृदा होती है वो किसको प्रभावित करती है, जैविक कारकों को। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, पादप समुदाय है, वो वहाँ पे किससे प्रभावित होते हैं, जलवायु और मृदा। ठीक है, आगे चल के जो है वातावरणीय कारकों के प्रभाव को दर्शाने के लिए जो है 1911 में एक विद्वान है सेलफोर्ड। ठीक है, तो सेलफोर्ड विद्वान का नाम है, याद रखिएगा आप। ठीक है, इन्होंने एक सहनशीलता की संकल्पना का भी जो है प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत या फिर प्रतिपादित सहनशीलता संकल्पना क्या है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेलफोर्ड ने सहनशीलता संकल्पना को जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, और इसके लिए जो उन्होंने कुछ नियमों की पहचान की थी, इन्होंने मुख्य रूप से 5 नियमों की जो है पहचान की थी। ठीक है, तो हम उन नियमों को देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो सेलफोर्ड ने सहनशीलता के लिए जो है प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में यहाँ क्या क्या प्रदर्शित किया गया, जो एक्स अक्षे से, जो एक्स अक्ष है तुम्हारा, उसको जो है तापमान के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो एक्स जो है तापमान के लिए हो गया। जो वाई एक्स अक्ष जो आपका है, जो खड़ा होता है, ठीक है, लंबवत है, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो कोई प्रजाति है उसकी विकास और वृद्धि
की दर क्या है, ठीक, इस चीज को वो प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सहनशीलता के लिए इन्होंने तापमान को यहाँ पे क्या माना है, कारक माना है। कारक यहाँ पे क्या हो गया, तापमान। ठीक है, और एक प्रजाति हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं प्रजाति ए। ठीक है, तो यहाँ प्रजाति ए जो ये बाहर वाला ये दे रखा है, ये प्रजाति ए को दिखा रहा है। तो प्रजाति ए का आपने देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या बिंदु हो गया, मिनिमम, यानी कि न्यूनतम तापमान। तापमान है ना ये नीचे वाला एक्स अक्ष जो है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या प्रदर्शित कर रहा है, प्रजाति ए की जो है न्यूनतम तापमान को सहन करने की शक्ति। ठीक है, फिर ये क्या बिंदु प्रदर्शित कर रहा है, अधिकतम तापमान को सहन करने की शक्ति है किसकी, प्रजाति ए की। फिर यहाँ पे आप इसमें देखेंगे मध्य में, एकदम मध्य में क्या दिख रहा है आपको, है ये है प्रजाति ए की जो है अनुकूलतम तापमान। ठीक है, यानी कि कोई भी, यानी जो प्रजाति ए है वो कहाँ पे सबसे तेजी से ग्रो करेगी, यहाँ पे ग्रोथ रेट ये ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये ऐसे ऊपर की ओर प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है इसकी वृद्धि दर और जो इसका डेवलपमेंट यानी विकास है वो अधिकतम होगा ना। यहाँ पे देखेंगे तो कम है इससे, यहाँ पे देखेंगे तो कम है, यहाँ पे देखेंगे कम है, यहाँ पे देखेंगे तो और कम है, यानी कि अधिकतम कहाँ पे होगा, इसके मध्य में यहाँ पे। ठीक है, तो इस बिंदु का क्या बोलते हैं, अनुकूलतम। ठीक है, यहाँ पे तापमान को हमने लिया है कारक, तो अनुकूलतम तापमान कहलाएगा। ठीक है, उच्चावच लेंगे तो उच्चावच हो जाएगा, मृदा लेंगे तो मृदा हो जाएगा, जैविक कारक होगा तो जैविक हो जाएगा। ठीक है, फिर अब प्रजाति बी को देख लेते हैं। तो प्रजाति बी के लिए हमने यहाँ पे किसको, यहाँ पे इसके लिए जो है मिनिमम तापमान कितना है, ये है। ठीक है, और अधिकतम तापमान क्या है, ये है इस प्रजाति बी के लिए, और इस प्रजाति बी का अनुकूलतम बिंदु ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली प्रजाति है उसका जो सहनशीलता जो है वो अधिक है, विस्तृत है। ठीक है, कंपेयर टू इस वाले के, इसका जो प्रजाति बी है उसकी सहनशीलता केवल इतनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चित्र में ये दर्शाने का प्रयास किया गया है जो प्रजाति ए है वो अधिक सहनशील है, प्रजाति बी है वो उसके कंपेयर में कम सहनशील है। इसका मतलब क्या होगा, प्रजाति ए जो होगी वो अधिक क्षेत्र पे विस्तृत होगी, अधिक क्षेत्र पे पाई जाएगी कंपेयर टू प्रजाति बी के। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं जो नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे सेल्फोर्ड ने, हम उन नियमों को देखेंगे कि कौन कौन से इन्होंने नियम दिए थे। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, पहला नियम इन्होंने ये दिया है कि प्रजाति, जो प्रत्येक प्रजाति के लिए जो क्या है, प्रत्येक वातावरण, ठीक है, प्रत्येक वातावरण कारक, जो अलग अलग कारक हमने अभी देखे, तापमान है, उच्चावच है, मृदा है, जैविक कारक हैं, कि अधिकतम यानी कि उसके मैक्सिमम और न्यूनतम यानी कि मिनिमम आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी, और उससे कम होगा तब भी वो जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक है, यह अधिकतम व न्यूनतम सीमाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, सहनशीलता परास, परास मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक है, को दर्शाती हैं। इसी परास में क्या होता है, अनुकूलतम बिंदु पाया जाता है। तो हमने अभी देखा फिगर में। ठीक है, फिगर को माइंड में रखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला जो उन्होंने नियम क्या बताया, इसके लिए अगला नियम ये बताया उन्होंने कि जो सहनशीलता परास, ठीक है, जो सहनशीलता परास होती है एक प्रजाति विशेष में, ठीक है, विभिन्न कारकों को, ठीक है, विभिन्न कारक जो होते हैं अलग अलग, तथा एक कारक विशेष की विभिन्न प्रजातियों में, ठीक है, एक जो कारक होता है उसकी विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न होती है यानी अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर सहनशीलता जो होती है सीमाएं या परास संकीर्ण यानी कि नैरो होगा। ठीक है, संकीर्ण होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेनो, उसके आगे क्या हम लगा देंगे, स्टेनो शब्द जोड़ देंगे जहाँ पर संकीर्ण होगी। ठीक है, तो संकीर्ण होगी तो उन्हें स्टेनो से दर्शाया जाता है, तथा जहाँ पर अधिक होती है यानी कि सहनशीलता परास अधिक होगी तो वहाँ पे हम क्या दर्शाएंगे, यूरी शब्द को। ठीक है, तो यूरी शब्द से उनको दर्शाया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, तापमान को लेते हैं, अगर मान लो कारक कौन सा है, तापमान, वातावरणीय कारक हमने तापमान लिया, तो उसके आधार पर क्या हो सकता है, जहाँ पे संकीर्ण होगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्टेनोथर्मल। ठीक है, और जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यूरी थर्मल। तो अभी हमने जो ऊपर फिगर देखा था, ठीक है, तो फिगर में अभी हमने देखा था तो क्या वहाँ पे दो चीज़ें थे, प्रजाति ए थी, प्रजाति बी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रजाति ए है वो कैसी होगी और प्रजाति बी होगी वो कैसी होगी। तो प्रजाति ए है ये, तो प्रजाति ए का जो ये परास है, सहनशीलता परास है,
रेंज है उसकी वो अधिक है, तो इसके आगे प्रजातियाँ यानी कि कैसी है, थर्मल है, कैसी है, यूरी थर्मल है। तो ये क्या हो जाएगा, यूरी थर्मल इसके लिए, ठीक है। फिर दूसरी प्रजाति जो बी प्रजाति है उसका परास क्या है, इसके कंपेयर में छोटा है यानी कम है, तो इसके लिए क्या लगाए, लिखेंगे हम स्टेनो, ठीक है। तो ये एक हो गई स्टेनो, हो गई स्टेनो थर्मल, दूसरी क्या हो गई, यूरी थर्मल। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी यूरी थर्मल होती है, कौन सी जो है स्टेनो थर्मल होगी, ठीक है। चलिए अगला नियम क्या है, अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम ये है, जो प्रजातियां हैं, ठीक है, वह प्रजाति जिनका अधिकतर कारकों के लिए, यानी कि बहुत से कारक होते हैं, तो अधिकतर कारकों के लिए जो है सहनशीलता सीमाएं या परास विस्तृत होगा, यानी ज़्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर हो गया, उच्चावच हो गया, मृदा हो गया, जैविक कारक हो गए, उनका ही वितरण क्या है, सबसे अधिक व्यापक होगा, यानी कि वो ज़्यादा ज़्यादा स्थान पे वो पाई जाएगी वो चीज़, ठीक है। फिर अगला नियम इन्होंने दिया कि वातावरणीय कारकों का जो सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, पुनर्उत्पादक काल में, यानी कि जो उसका जो पुनर्उत्पादक यानी कि रिप्रोडक्शन टाइम पीरियड होता है उस पर सबसे अधिक पड़ता है, या फिर अवस्था में, यानी वही बात हो गई, ठीक है। पशुओं के संदर्भ में यह बात करते हैं तो क्या माता पे भी फर्क पड़ता है और उसका बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि पशुओं के संदर्भ में यह माता एवं बच्चों दोनों पर होता है, ठीक है। तो प्रभाव वातावरणीय कारकों का इस पे पड़ता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्या इन्होंने बताया है, जो सेलफोर्ड है, तो सेलफोर्ड ने बताया ये अगला ये बोला इन्होंने कि जो जीव जंतु जो होते हैं वे विरले ही अपनी अनुकूल अवस्थाओं पर पाए जाते हैं, जो ऑप्टिमम यानी अनुकूलतम बिंदु होता है वहाँ पे बहुत ही कम पाए जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, जिसका कारण ये होता है कि जीव जो होते हैं आपस में संघर्ष होता है, क्योंकि उनके लिए उनके बीच क्या होता है, जीवों के मध्य खाद्य यानी खाने वाने के लिए जो है आपस में संघर्ष की स्थिति रहती है, ठीक है। तो जीवों में संघर्ष होता है, इसलिए जो है वैसे देखिए अगर आप मान लो कोई प्रजाति है ये, ठीक है, उसका अनुकूलतम बिंदु अगर ये है, ये हो गया मिनिमम हो गया और ये हो गया मैक्सिमम हो गया, ठीक है। कोई वातावरणीय कारक है, मान लो टेम्परेचर ही लेते हैं, टेम्परेचर के लिए मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो है अनुकूलतम बिंदु पे जो यानी इस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो है पाए जाने चाहिए जीव जंतु, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर सारे जीव जंतु एक ही जगह पे हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है उनके खाने की यानी खाद्य आपूर्ति की समस्या आ जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा, सर्वाइव करने के लिए कुछ जो जीव होंगे तो वो कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे, कुछ जीव यहाँ पे भी आ जाएंगे, यानी कि पूरे क्षेत्र में जो फैल जाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि आपस में जीवों में संघर्ष होता है। फिर अगला क्या, क्षेत्र जो है गतिक होते हैं, तो आपको पता है समय के साथ क्या होती है, जलवायु भी परिवर्तित होती है, मृदा के गुण बदलते हैं, ठीक है, जैविक कारक होते हैं वो भी परिवर्तनशील होते हैं, उच्चावच वो भी जो है परिवर्तनशील है। तो ऐसे कारक जो हैं वो गतिशील होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, क्षेत्र क्या है, गतिक है। तो क्षेत्र गतिक होता है, इसलिए क्या होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं वो विरले ही यानी कि बहुत कम ही जो है अनुकूल अवस्थियों या फिर स्थितियों पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया नियम, ठीक है। अब नियम के बाद हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक हैं मुख्य रूप से, उनको हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहला जो वातावरणीय कारक है वो क्या है, जलवायु, ठीक है। तो इनके भी उपभाग होते हैं, तो पहले हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में आसानी से याद करने में आसानी हो जाए, जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं इसको हैं, ठीक है। और साथ ही में अगर आप एग्जाम के अंदर ये बनाएंगे चार्ट तो क्या होगा, इससे एग्जामिनर को आप आसानी से समझा सकते हैं कि आप बताना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में इसको जरूर बनाएं, ठीक है। तो जो प्रमुख वातावरणीय कारक हैं हमको पता है कौन सा होता है, एक जलवायु कारक होता है, दूसरा उच्चावच होता है, तीसरा मृदा होता है और चौथा जैविक कारक होता है, ठीक है। अब जलवायु कारक जो है, जलवायु कारक के भी उपभाग होते हैं, ठीक है। तो जलवायु कारक में सबसे प्रमुख कौन सा है, प्रकाश हो गया, ठीक है, दूसरा तापमान हो गया, फिर जल हो गया, फिर पवन हो गया, ठीक है। फिर प्रकाश के भी उपभाग होते हैं, तो प्रकाश में उपभाग में क्या देखेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश है उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी गुणवत्ता कैसी उसकी है, ठीक है। तो प्रकाश की गुणवत्ता कैसी है। फिर प्रकाश की गहनता, यानी कि प्रकाश कितनी मात्रा में प्राप्त हो रहा है, गहनता कितनी यानी इंटेंसिटी कितनी है उसकी। फिर प्रकाश अवधि है, यानी कि प्रकाश जो है कितने समय के लिए प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब हम इन कारकों को एक बारी बारी से देख लेंगे एक एक करके, ठीक है।
तो पहला कारक है जलवायु कारक। तो जलवायु कारक में हम पहले देखेंगे किसको, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश एक क्या है, महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक है, क्योंकि किसी भी जो है पारिस्थितिकी तंत्र में यह ऊर्जा का क्या है, मुख्य आधार है। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से आने वाले प्रकाश से ही मिलती है। ठीक है, तो ये आधार है। पारिस्थितिक तंत्र को चलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। प्रकाश के प्रभाव में ही जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं ना केवल अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, बल्कि पशुओं को भी भोजन सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाएंगे तो जो है वही जो होते हैं, उन्हीं पेड़ पौधों को ही जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो यानी जंगली जानवर होते हैं, शाकाहारी जानवर, वो उनको खाते हैं, वो यानी कि भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रभाव को जो है निम्नलिखित 3 रूपों में देखा जा सकता है। अब हम बारी बारी से देखेंगे। पहला हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइट क्या होती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर है कि प्रकाश जो होता है वो विभिन्न तरंग दैर्ध्य से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइट में प्रकाश गुणवत्ता से अभिप्राय है, यानी कि प्रकाश की जो गुणवत्ता है यानी क्वालिटी ऑफ लाइट है, उसका मतलब ये है कि तरंग दैर्ध्य संगठन किस, यानी कि जो प्रकाश है वो किस तरंग दैर्ध्य से मिलके बना हुआ है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है मुख्यतः दृश्य प्रकाश के प्रभाव में ही संपन्न होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो है प्रकाश में बहुत सारी तरंगें पाई जाती हैं, जैसे एक्सरे मिलती हैं, ठीक है, और इंफ्रारेड होती है, विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश होता है। ठीक है, तो इस तरह से तमाम से तरंग दैर्ध्य होती हैं, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ किसके माध्यम से होती है, वो दृश्य प्रकाश के माध्यम से होती है। ठीक है, तो ये पीटी में भी आपका पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी जो है किस प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो दृश्य प्रकाश की यानी कि आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं लाल तथा नीली तरंगों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, तथा हरी तरंगों को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लाल तथा नीली तरंगों का क्या करते हैं, अवशोषण, यानी कि उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, स्थलीय पादप जो होते हैं, ठीक है, स्थलीय पादप समुदाय तथा जलीय पादप समुदाय, लंबे एवं तैरते हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश को क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। यानी कि जल में जो होता है, जलीय क्षेत्र में क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं जो ऊपर तैरते हुए होते हैं, वो करते क्या हैं, वो जो प्रकाश को क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, ऊपरी वाली सतह पे यानी कि जो तालाब है मान लो, तो तालाब के ऊपरी सतह पे तो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो प्रकाश की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ जिससे लाल तथा नीली तरंगे जो हैं गहराई तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि फिल्टर कर देती है, ऊपर की जो लेयर होती है पेड़ पौधों की वो नीचे जाने से प्रकाश को रोकती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ जिससे जो है लाल तथा नीली तरंगे जो हैं गहराई तक नहीं पहुंच पाती हैं। अतः निचले भागों में, जो निचले भाग में जो पेड़ पौधे होते हैं, जलीय क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पेड़ पौधों का अधिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, वहाँ पे लाल और नीले रंग की तरंग नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण जो है पेड़ और पौधे का विकास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार क्या है, अधिक ऊंचाई के भागों में, जब ज़्यादा ऊंचाई की बात हो रही है, अभी पर्वत की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों की बात हो रही है, तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, इसी प्रकार जो अधिक ऊंचाई के भागों में वहाँ पे पराबैंगनी विकिरण की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी विकिरण की मात्रा अधिक होती है। अब इससे होता क्या है, यूवी के प्रभाव में क्या होता है, पौधे की जो है वृद्धि जो रुक जाती है। ठीक है, अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि यह प्रकाश हार्मोन्स को क्या करती है, निष्क्रिय कर देती है। हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अतः कुछ पर्वतीय भागों में पारिस्थितिक तंत्रों में केवल वही प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो यूवी को सहन करने की क्षमता रखती हैं, यानी कि जो यूवी लाइट में भी यानी कि रह सकती हैं, उसको झेल सकती हैं। ठीक है, उसका मुकाबला करने में सक्षम हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि क्वालिटी ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, अलग अलग तरंग की होती हैं तरंगे, ठीक है, उसके आधार पे जो है
जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। और यूवी में क्या होती है, पौधों की जो है वृद्धि रुक जाती है, जिससे वहाँ पे वैसे ही पौधे पाए जाएंगे जो उसके प्रति सहनशील होंगे, ठीक है। अगला क्या है आपका, प्रकाश गहनता, यानी कि मात्रा कितनी हो रही है, ठीक है। प्रकाश की गहनता यानी कि लाइट की जो है इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो प्रकाश गहनता जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को यानी कि उसके रेट को नियंत्रित करता है, ठीक है। पेड़ पौधों को जो है वृद्धि तथा पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा श्वसन क्रिया से क्या करना होता है, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करना होता है, ठीक है। जब श्वसन क्रिया तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में संतुलन दशा होती है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं, जितना यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उतना ही श्वसन भी हो रहा है, तो दोनों में क्या हुआ, संतुलन आ गया ना, ठीक है। यानी कि अगर आपसे बात करें, जितना आपने खाया उतना ही आपकी एनर्जी आपके शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, तो संतुलन हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति बिंदु, यानी कि उस उतनी एनर्जी को यानी कि उस बिंदु को बोलेंगे क्या, क्षतिपूर्ति बिंदु कहते हैं, ठीक है। कुछ पौधे क्या होते हैं, अधिक प्रकाश गहनता में इस बिंदु को प्राप्त करते हैं, यानी कि वो बैलेंस प्राप्त करने के लिए जो है उनको ज़्यादा प्रकाश की गहनता चाहिए होती है, ठीक है। उन्हें सन प्लांट कहा जाता है, ठीक है। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, सन प्लांट, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो वो क्या करते हैं, ये क्षतिपूर्ति बिंदु जो होता है वो कम प्रकाश में भी प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें कम प्रकाश गहनता वाला पौधा कहा जाता है। तो वही लिखा हुआ है, जबकि कुछ अन्य पौधे जो होते हैं कम प्रकाश गहनता में ही इस बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें छायादार पौधे कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा गया, छायादार पौधे ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर में दिखाया गया है कि प्रकाश गहनता के अनुसार दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये छायादार पौधे के लिए दिखाया गया है, छायादार पौधे के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये कम में ही यानी क्षतिपूर्ति बिंदु प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये श्वसन की रेट है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है, ठीक है। यहाँ पे क्षतिपूर्ति बिंदु है और ये अधिक वाले के लिए है, ठीक है। यानी कुछ पौधे होते हैं उनको ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। आगे क्या है आपका, यहाँ पे वही लिखाया गया है कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे अपने जीवन काल में प्रकाश गहनता से जो है सहनशीलता परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि समय के साथ। जैसे अधिकतर पौधे जो होते हैं बीज के रूप में छायादार होते हैं, यानी स्टार्टिंग में जो बीज के रूप में होते हैं वो तो छायादार के रूप में होते हैं, किंतु बड़े होने पर जैसे जैसे वो ग्रोथ करते हैं इन्हें अधिक सूर्य ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तथा उसे सहन करने की क्षमता भी होती है, यानी कि वो समय के साथ अपनी क्षमता को विकसित कर लेते हैं। प्रकाश गहनता जो होती है लघु पैमाने पर उच्चावच से भी प्रभावित होती है, ठीक है। तथा जैसे उच्चावच में ढाल होता है तथा कोण स्थानीय पैमाने पर जो है प्रजातियों के वितरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसके जो वितरण कहाँ तक फैलाव होगा उसको वो प्रभावित करता है, ठीक है, उच्चावच। चलिए अब अगला क्या है आपका, है प्रकाश की अवधि को देखेंगे हम, ठीक है, कि प्रकाश की अवधि का क्या प्रभाव पड़ता है वातावरणीय कारक के रूप में। तो प्रकाश अवधि में देखेंगे तो पशु तथा पेड़ पौधों का आचरण यानी कि उनका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, जैसे फ्लावरिंग, ठीक है, यानी कि बौर आना, फूल निकलना, मैटिंग, ठीक है, मैटिंग का मतलब होता है सहवास, ठीक है, रिप्रोडक्शन की क्रिया जो होती है, तथा माइग्रेशन यानी कि प्रवास बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ठीक है, दिन की अवधि से क्या होता है प्रभावित होता है। यानी ये सब चीज़ें यानी फ्लावरिंग हो गया, मैटिंग हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सब किससे प्रभावित होता है, दिन की अवधि से जो है प्रभावित होता है, ठीक है। जो जीव जंतुओं का क्या होता है, दिन की अवधि के साथ क्या होती है प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है इस प्रक्रिया को, यानी कि जो दिन की अवधि के साथ जो है अपने दिनचर्या या फिर अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं उस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, पौधों की वह प्रजातियां जिनमें फूल आने के लिए एक न्यूनतम अवधि में क्या होता है छाया की आवश्यकता होती है, यानी कि
छाया होनी चाहिए वह केवल उन्हीं भागों में पाए जाएंगे जहां इस प्रकार की दशाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, यानी जहां पे ऐसी दशाएं उपलब्ध होंगी वहां पर वहीं पर जो है ऐसे पौधे जो हैं पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अक्षांशीय आधार पर, यानी कि जो अक्षांश होते हैं, तो अक्षांशीय आधार पर पौधों को 3 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। तो 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा भाग है? लंबी दिन अवधि पौधे। ठीक है, यानी कि लंबी दिन, जिनके टाइम जो होता है, दिन कैसा होता है? लंबा होता है। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है? लघु दिन अवधि पौधे। तो ऐसे पौधे जहाँ पे दिन कैसा छोटा होगा, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो वहाँ पे आपको पता है 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, फिर अगला है डे न्यूट्रल, यानी कि दिन तटस्थ। न्यूट्रल मतलब तटस्थ होना। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे? हाई एल्टीट्यूड और हाई लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नहीं सॉरी, हाई एल्टीट्यूड हो गया और ये हो गया अक्षांश, उच्च अक्षांश। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो पर्वतीय भागों में ऐसे मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही में क्या मिलता है? उच्च अक्षांशों में मिलते हैं, जैसे 60 डिग्री से अधिक उच्च अक्षांश जो होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे पौधे पाए जाते हैं दिन तटस्थ। ठीक है, वहाँ पे दिन से कोई मतलब नहीं होता उनका। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है पूरा, हमने इसमें देख लिया प्रकाश के बारे में। ठीक, जलवायु का जो पहला कारक हमने देख लिया, उसके में हमने देखा प्रकाश के बारे में, और प्रकाश को हमने 3 भागों में डिवाइड करके देख लिया था। ठीक है, अगला जो जलवायु कारक है वो कौन सा है? तापमान। ठीक है, अगला जो कारक है मुख्य वो है आपका तापमान है। ठीक है, तो तापमान में क्या होता है? तापमान यानी कि जीव जंतुओं के कैसे प्रभावित करता है, इसमें लिखेंगे हम। ठीक है, तो तापमान अत्यधिक महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक होता है। यह जीव जंतु पर प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? प्रभाव को डालता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट भी डालता है और अप्रत्यक्ष रूप इनडायरेक्ट भी ये डालता है प्रभाव जीव और जंतुओं पे। ठीक है, प्रत्येक प्रजाति के लिए क्या है? तापमान की न्यूनतम, यानी न्यूनतम जो होता है सबसे कम, अधिकतम यानी मैक्सिमम, ठीक है, और अनुकूलतम सीमाएं होती हैं। ठीक है, हर प्रजाति की। सामान्यतः जो होता है जलीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए तापमान परास, यानी कि जो रेंज होती है, सहनशीलता की रेंज होती है तापमान की, वो स्थलीय पौधे यानी स्थलीय भागों में पाए जाने वाले जो पौधे और जीवों से संकीर्ण होती है, यानी कि उनसे कम होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पौधे सामान्यतः क्या होते हैं? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान सहन नहीं कर पाते, जबकि जो अधिकतर जो शीतोष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को सहन कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे ऐसा उनका विकास हो चुका है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं? हमेशा जो है एक ही गर्म वहाँ की जलवायु बनी रहती है वर्ष भर। ठीक है, इसलिए जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम तापमान हो जाएगा वहाँ पर, तो वो सहन नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, ऐसे ही शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो पेड़ पौधे जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो कोणधारी वन होते हैं, तो कोणधारी वन जो उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पे पाए जाते हैं, वहाँ पे जो पाए जाते हैं वन जो होते हैं, कोणधारी वन जो होते हैं, वो हिमांक से काफ़ी नीचे तक का तापमान सहन कर लेते हैं। यानी कि वो तापमान को काफ़ी नीचे चला जाता है, मान लो 20 डिग्री चला गया, 15 डिग्री चला गया माइनस में, तब भी वो उसको सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अत्यधिक कम तापमान, ठीक है, अत्यधिक जो कम तापमान के प्रभाव में, ठीक है, अत्यधिक कम तापमान के प्रभाव में पेड़ पौधों की जो वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? फिजियोलॉजिकल ड्रॉट की स्थिति पैदा होती है। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट वो स्थिति होती है जब जो मिट्टी है, मिट्टी में जो पाया जाने वाला जल होता है वो पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या होता है? तापमान इतना कम हो जाता है कि जो मिट्टी में जो जल होता है वो ठोस अवस्था में हो जाता है, यानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर पौधे जो होते हैं वो उस जल को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो यही लिखा हुआ है, यह स्थिति तब होती है, यानी जो फिजियोलॉजिकल ड्रॉट होता है वो कब होता है? जब मृदा में विद्यमान यानी मिट्टी में विद्यमान जल जो होता है, ठीक है, पौधे ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं, पौधे ग्रहण नहीं कर पाते।
क्योंकि यह ठोस रूप में है, ठीक है, या फिर तापमान इतना कम है कि पौधे इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। किसी भी प्रजाति के लिए जो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है विभिन्न अनुकूल तापमान होता है, यानी कि हर प्रजाति के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन करने के लिए जो है एक अपना अलग तापमान होता है, ठीक है। सामान्यतः जो होता है, जो सामान्यतः श्वसन क्रिया के लिए, ठीक है, श्वसन क्रिया के अनुकूल तापमान प्रकाश संश्लेषण के अनुकूल तापमान की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, यानी कि श्वसन क्रिया के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए होता है, अनुकूलतम तापमान होता है जो, और प्रकाश संश्लेषण के लिए उससे कम होता है, ठीक है। सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण जो होता है श्वसन की दर से 30 गुना अधिक दर से होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो ज़्यादा तेजी से होता है, किसके हम कंपेयर में, श्वसन की दर से, ठीक है। सांस वो कम लेगा और खाना ज़्यादा बनाएगा, कहने का मतलब, ठीक है, ताकि जो इससे होगा क्या, क्षतिपूर्ति बिंदु जो हो उसको आसानी से प्राप्त हो सके एवं शुद्ध उत्पादक प्राप्त हो जाए। शुद्ध उत्पादक क्या होता है, जैसे उसमें क्या प्रकाश संश्लेषण होता है, शुद्ध उत्पादक में प्रकाश संश्लेषण माइनस कर देंगे उसमें क्या, श्वसन दर को, ठीक है, यानी जितना वो श्वसन करने में अपनी ऊर्जा को खपा रहा है, खत्म कर रहा है, उसके बाद जो बचेगा वही उसका क्या कहलाता है, एनपीपी, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, एनपीपी बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। यही जो है खाना जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है जो पौधों में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है, ताकि वो जो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तब वो इस भोजन का इस्तेमाल कर सकने में सक्षम होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पशुओं की, बात कर लेते हैं कि पशुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो पशुओं में थोड़ा अलग होता है, तो पशुओं के वितरण तथा कार्यशीलता पर भी जो है तापमान का क्या होता है, नियंत्रण पाया जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जब पशुओं के वितरण तथा कार्यशीलता पर तापमान का क्या है, नियंत्रण पाया जाता है। तापमान के आधार पर, ठीक है, तापमान के आधार पर पशुओं को दो मुख्य रूपों में, वर्गों में या फिर भाग बांटा जा सकता है। पहला कौन सा हो गया, आपको पता भी होगा, ठंडे खून वाले होते हैं, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं पशु, गर्म खून वाले, ठीक है। तो दो भागों में इनको हम बांटते हैं, एक तो हो गया आपका ठंडे खून वाले पशु हो गया, दूसरा हो गया गर्म खून वाले पशु हो गया। ठंडे खून वाले जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, तापमान से अनुकूलतम रखने के लिए, ठीक है, वो यानी कि तापमान जो आसपास का है उनके, उसके अनुकूलतम रखने के लिए जो है अपने आचरण में क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि वो अपने बिहेवियर में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, जो ठंडे जो होते हैं, मतलब ठंडे माहौल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो गर्मी आने पे क्या होते हैं, वो छिप जाते हैं, अपने बिलों में घुस जाते हैं, जैसे सांप हो गया आपका, ठीक है, तो सांप जो है दिखाई नहीं देगा। तो वही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल मरुस्थलीय छिपकलियों की बात करते हैं अगर, तो मरुस्थलीय छिपकलियाँ जो होती है हीटिंग के लिए, तो हीटिंग के लिए प्रकाश में जाएंगी वो, वह कूलिंग के लिए छाया में गति करती हैं, ठीक है। जब यानी कि उनको गर्मी की आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे, प्रकाश में गति करेंगी, ठीक है। और अगर ठंडी की आवश्यकता है, नहीं बहुत ही ज़्यादा उनको गर्मी अगर है तो ठंडा में जाना है उनको अगर, तो वो क्या करेंगे, कूलिंग के लिए क्या करेंगे, छाया में गति करती हैं, ठीक है। गर्म खून वाले जो पशुओं में अनेक प्रकार के संभावित प्रक्रम होते हैं। अब हम बात देख लेते हैं, गर्म पशुओं की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है, तापमान संतुलित किया जाता है, यानी कि उनमें ऐसी प्रक्रम यानी कि प्रोसेस होते हैं उनके शरीर के अंदर ही ऐसा होता है कि वो अपने शरीर का तापमान को संतुलित या फिर बैलेंस कर लेते हैं। जैसे मनुष्य ले लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है, अधिक गर्मी होगी तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो मनुष्य में जो है पसीने का जो है स्राव होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है, ठंडे प्रदेशों में फर तथा फैट की अधिकता पाई जाती है, यानी जो ठंडे प्रदेशों में जो जंतु रहते हैं उनमें क्या फर, ऊन वाली नहीं, जब भीड़ होती है तो उस पर ऊन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ठंडे प्रदेशों में फर तथा फैट की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि इनके शरीर के अंदर चर्बी ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे भालू हो गया, तो जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो भालू रहते हैं उनमें क्या फर भी होता है और फैट भी पाया जाता है, ठीक है। गर्मी होने पर क्या होता है, गर्मी होने पर फर इत्यादि गिरा देते हैं या पसीने की क्रिया करते हैं, ठीक है, तो ठंडी से भी बच जाते हैं और गर्मी से वो बच जाते हैं, ठीक है। तो ये रहे
प्रमुख कारक को हम देख रहे हैं वातावरणीय कारकों के, ठीक है। तो इसमें जलवायु कारक को हमने देख लिया, जलवायु कारक में हमने प्रकाश को देख लिया, फिर प्रकाश के उपभागों को देख लिया, ठीक है। फिर हमने तापमान को देख लिया, ठीक है। फिर तापमान के बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अगले भाग में जल को देखेंगे, ठीक है, कि जल से कैसे प्रभावित होते हैं। उसके बाद जो अन्य जो कारक होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो जो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, ठीक है। साथ ही में अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।